सो वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। और हमारा आज का टॉपिक है अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स क्लास 11th का। सो ये वीडियो काफ़ी समय के बाद आ रही है। कुछ इश्यूज़ थे वो सॉल्व हो गए हैं। अब आपको वीडियोस कंटिन्यू मिलती रहेंगी और सभी वीडियोस मिलेंगी आप लोगों को। अकाउंटिंग की न्यूमेरिकल से लेके हर एक चीज़ की आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, सभी टॉपिक्स मिलेंगी, सभी चैप्टर्स की मिलेंगी। ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और देखते हैं हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट और प्रिंसिपल्स होते क्या हैं। तो जी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और कंसेप्ट के बारे में कैसे कहा गया है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस आर कॉमनली नोन एज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में GAAP गैप कह के नाम से जाते हैं। जी ये कॉमनली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं। These are basic rules that defines the parameters and constraints within which accounting operates। बोलते हैं कि जी ये बेसिक रूल्स हैं जो हमारे लिए क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं पैरामीटर्स और कंस्ट्रेंट्स, मतलब हमारे लिए एक दायरा, मतलब कि एक बाउंड्री तैयार कर देते हैं जिस बाउंड्री के अंदर अंदर हमें अकाउंट्स का काम करना होता है। मतलब रूल्स डिफाइन कर देते हैं, बता देते हैं कि भाई ये रूल्स है और इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए आपको काम करना है। ठीक, जैसे कि भाई कुछ प्रिंसिपल्स किसके होते हैं, साइंस में भी होते हैं और उन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो करके साइंस के सारे काम किए जाते हैं। वैसे जी ये अकाउंट्स के प्रिंसिपल्स हैं, हमारे कंसेप्ट्स हैं, ठीक, जिनको फॉलो करते हुए हमें अकाउंट्स के काम करने होते हैं। अगर इनको फॉलो नहीं किया जाएगा तो हमारे अकाउंट्स का काम ना लीगल माना जाएगा ना एक्सेप्टेबल माना जाएगा। ठीक, कुछ हमारे एजम्पशंस भी होते हैं इसमें और कुछ प्रिंसिपल्स भी होते हैं। ठीक, तो देख लेते हैं जी इसमें थोड़ा आगे बढ़ के और क्या क्या है। सबसे पहले है अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। ठीक, क्या होता है अकाउंटिंग कंसेप्ट? दीज आर बेसिक अजम्पशन विद इन विच अकाउंटिंग ऑपरेट्स। इट इज important to understand that to follow accounting concepts for better understanding of accounting। भाई ये कुछ assumptions होते हैं जिसमें हम कुछ assume करके चलते हैं पहले से कि भाई जब इस तरह की चीज़ें होंगी तब इस तरह की चीज़ें होंगी। जैसे हम भाई 10th में मैथमेटिक्स में करके चलते थे कि लेट्स एज्यूम दैट या सपोज दैट। ठीक, इसी तरीके से ये हमारे अकाउंट्स में भी है, हर चीज़ में होती है। आप इकोनॉमिक्स में जाएंगे तो इकोनॉमिक्स में भी आपको अजम्पशंस मिलेंगे, आपको साइंस में मिलेंगे अजम्पशंस, हर जगह मिलते हैं। ठीक, तो ये हमारे अकाउंट्स के अजम्पशंस हैं। ठीक, जहाँ पर और अगर आप चाहते हैं कि आपकी अकाउंटिंग अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो तो आपको इन अजम्पशंस के बारे में मालूम होना चाहिए। कितने अजम्पशंस होते हैं? 3 अजम्पशन है जी हमारे पास। गोइंग कंसर्न है, कंसिस्टेंसी और अक्रूवल है। सबसे पहले आ गया हमारे पास गोइंग कंसर्न। ठीक है जी, इसमें क्या कहते हैं? इसमें कहा गया है कि द बिजनेस विल कंटिन्यू इन ऑपरेशनल एग्जिस्टेंस फॉर ए फॉरसीएबल फ्यूचर। फॉरसीएबल मीनिंग क्या है, जो दिख रहा होगा आपको कर्सर, अनलिमिटेड टाइम के लिए बोलते हैं ये एग्जिस्ट करेगा। आगे क्या बोल रहा है जी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन ए गोइंग कंसर्न बेसिस अनलेस मैनेजमेंट आइदर इंटेंड्स टू लिक्विडेट द एंटरप्राइज और टू सीज ट्रेडिंग और हैज नो रियलिस्टिक अल्टरनेटिव बट टू डू सो। जी बड़ी खतरनाक लैंग्वेज है। देखते हैं इसका सीधा सरल मीनिंग क्या है। भाई सीधी सरल भाषा में कहा जाए तो बोलते हैं कि बिजनेस एक अनलिमिटेड टाइम के लिए एग्जिस्ट करेगा, कंटिन्यू करेगा और हमारे अकाउंट्स इस परसेप्शन या सोच के साथ मेंटेन किए जाते हैं, ना ही बिजनेसमैन का कोई इरादा है, ठीक है, बिजनेस को बंद करने का, ठीक है, और ना ही ये आने वाले भविष्य में बंद होगा। अब सवाल ये आता है, बच्चे बोल रहे हैं सर हमने तो बहुत सारे बिजनेस बंद होते हुए देख लिए, हमारे घर के सामने कितनी दुकानें थी जो हमने बचपन में देखी थी और आज नहीं है, वो बिजनेस बंद होके चौपट होके निकल लिए। इसका मतलब क्या हुआ? आप तो बोल रहे हैं बिजनेस कभी बंद ही नहीं होगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बिजनेस कभी बंद नहीं होगा वाली बात यहाँ पर अलग कंसेप्ट में कही जा रही है। ठीक है, अच्छा अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। भाई मेरा एक इंस्टीट्यूट है और बोलते हैं कि जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ तभी तक गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के कोई लोग आते हैं उसी वक्त अचानक और कहते हैं कि सब आप ज़रा ये नोटिस पकड़िए। ठीक है, बोलते जी किस बात का नोटिस है? बोला आपका जो इंस्टीट्यूट है ना ये इल्लीगल जगह पर है। ठीक है, अच्छा जी इल्लीगल जगह पर, तो बोला अब इसको तोड़ा जाएगा और बोलते हैं कि आपने कल से यहाँ पढ़ाना बंद कर देना है।
लो जी कर लो बात। अब मैंने बड़ी मुश्किल से तो वो ज़मीन खरीदी, इंस्टीट्यूट बनाया, लाखों रुपया खर्च किया था। अब मतलब मेरा बिज़नेस बंद होने वाला है, जो मेरा कोचिंग का बिज़नेस है। ठीक भाई, इतनी मेहनत से बिज़नेस स्टैब्लिश किया था मैंने अपने कोचिंग का, वो बंद होने वाला है। तभी एक बच्चा बोलता है कि सर मैंने आपकी फ़ीस देनी थी। हाँ भाई, मैंने कहा दे दो। ठीक, मैंने कहा भाई कितनी? बोला सर 12,000 रुपये है, लेकिन दूंगा मैं आपको 8,000 रुपये ही। मैंने बोला साहब चलो जो मर्जी मिल जाए यार, तू 8 ही दे। ठीक, मैंने कहा 8 ही दे दे। उसने 8 दी। अब सवाल पैदा ये होता है कि क्या मैं इसको नोट करूं या ना करूं अपने अकाउंट्स में। ठीक है, बच्चे बोले सर नोट करने की क्या ज़रूरत है, बिज़नेस तो वैसे ही बंद हो रहा है। ठीक बेटा, नोट करना पड़ेगा। क्यों भाई? मैं अपने बिजनेस से अकेला नहीं जुड़ा हुआ हूँ भाई। जब बिजनेस बंद होगा तो मुझे ये भी तो जानना पड़ेगा, मैं ये जानना चाहूँगा ठीक, कि मेरा बिजनेस जब तक चला तो प्रॉफिट में रहा या लॉस में रहा इतने समय तक। ठीक है, दूसरी बात, जब मेरा बिजनेस बंद होगा तो मुझे भाई टैक्सेस वगैरह भी देने पड़ते हैं। किसको? गवर्नमेंट को। ठीक है, और मैं उसी प्रॉफिट एंड लॉस के बेस पर तो दूंगा जो मुझे साल भर में हुआ है। और अगर मैंने अकाउंट्स ही मेंटेन नहीं किए होंगे, हिसाब किताब ही नहीं रखा होगा, तो मैं कहाँ से दूंगा। ठीक, तो इसलिए बेटा अकाउंट्स इस सोच के साथ मेंटेन किए जाते हैं कि भाई बिजनेस कभी बंद नहीं होगा, और चाहे बंद हो भी रहा हो, ठीक है, तब भी हम अकाउंट्स मेंटेन करते रहते हैं। चाहे आपको पता है 2 दिन बाद ये बंद हो जाने वाला है। जैसे हम जानते हैं कि पार्टनरशिप कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए भी होती है भाई, 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, ठीक, कि पार्टनरशिप कर रखी है, और जैसे वो टाइम पीरियड पूरा होता है तो पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है। या किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए भी लोग पार्टनरशिप करते हैं कि भाई जब ये बिल्डिंग बन जाएगी उसके बाद हमारी पार्टनरशिप ख़त्म है। तो इसलिए अकाउंट्स को बोलते हैं, हम इस सोच के साथ मेंटेन करते हैं कि बिजनेस कंटिन्यू रहेगा, ना ही हमारा बंद करने का कोई इरादा है। हाँ, नीचे वाली बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि अनलेस मैनेजमेंट आइदर इंटेंड्स टू लिक्विडेट। लिक्विडेट का मतलब होता है फर्म को डिसॉल्व करना, क्लोज करना। लिक्विडेट क्या बोलते हैं, क्या करना है? लिक्विडेट द एंटरप्राइज। ठीक है, फर्म को ही हम बंद कर रहे हैं, या बोलते हैं कि जो हमारी ट्रेडिंग एक्टिविटी है, ठीक है, उसको बंद कर रहे हैं। ठीक है, या हैज़ नो रियलिस्टिक अल्टरनेटिव बट टू डू सो, या हमारे पास और कोई उपाय ही नहीं है बिजनेस को बंद करने के अलावा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में तो अलग बात है, बट अगर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है तो हम बिजनेस को बोलते हैं, इसी सोच के साथ इसके अकाउंट मेंटेन करते हैं कि बिजनेस लॉन्ग टर्म तक एग्जिस्ट करेगा। अगर हम बोलते हैं एक लाइन में बात कहना चाहें तो क्या कह सकते हैं कि द बिजनेस विल लास्ट फॉर अनलिमिटेड टाइम। ठीक, बिजनेस बोलते हैं एक अनलिमिटेड टाइम तक एग्जिस्ट करेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, भाई कंसिस्टेंसी कंसेप्ट कहता है कि अकाउंट्स की जो पॉलिसीज हैं और जो प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, फॉलोड शुड बी यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंट। बोलते हैं अकाउंट्स की जो पॉलिसीज हैं, बोलते हैं यूनिफॉर्म और कंसिस्टेंट होनी चाहिए। चलिए इसको जोड़ दीजिए। एक बात करते हैं कि बच्चा जब एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाता है तो उसे एडजस्ट होने में दिक्कत होती है कि नहीं होती है? यस सर, होती है, क्योंकि हर स्कूल में हम जाते हैं, नए रूल्स होते हैं, नए रेगुलेशन होते हैं, माहौल अलग होता है, पढ़ाई लिखाई का सिस्टम अलग होता है। किसी स्कूल में कुछ, कहीं बोलते हैं कि 2 कॉपी होमवर्क अलग, क्लास वर्क अलग, कहीं क्लास वर्क कॉपी में ही होमवर्क होता है, टीचर अलग तरीके से है, पढ़ाने का तरीका अलग है कि नहीं? तो होता है भाई। लेकिन अगर सभी स्कूलों में ठीक एक जैसी यूनिफॉर्म हो, सभी स्कूलों में एक जैसा ही रूल हो, सभी स्कूलों में एक जैसा इन्वायरमेंट बना दिया जाए, तो क्या स्कूल शिफ्ट करने में कोई दिक्कत आएगी? नहीं सर, तब आएगी तो, लेकिन उतनी नहीं आएगी। ठीक, और टीचर भी एक जैसे कर दिए जाए, जो कि संभव नहीं है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो बोला सर तब तो कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। जी हाँ, अगर सब जगह एक जैसी मिलती है जो चीज़, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है हमें। ठीक, फॉर एग्ज़ाम्पल हम मानते हैं, ठीक है, सभी के सभी बोलते हैं चिप्स खाते हैं कि नहीं खाते हैं? खाते हैं सर।
लेज़ आपको बोलते हैं जो दिल्ली में मिलता है वैसा ही लेज़ आपको बोलते हैं चेन्नई में मिलता है, तो बोलते हैं कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर आपको बोलते हैं मुंबई में अलग टेस्ट वाला लेज़ मिले और दिल्ली में अलग टेस्ट वाला लेज़ मिले तो दिक्कत तो होगी ना, मतलब बराबर ना हो, यूनिफॉर्मिटी ना हो। ठीक, वही अकाउंट्स भी यही बात कहती है कि अगर आप हर जगह, हर स्टेट में, हर सिटी में अलग अलग तरीके से काम करेंगे, ठीक है, तो बोलते हैं, और हर बार, हर साल अलग अलग तरीके से काम करेंगे, ठीक, तो बोलते हैं क्या है कि आप ही को दिक्कत होगी, ठीक है, और बोलते हैं जो लोग आपके अकाउंट्स को चेक करते हैं उनके लिए भी समस्या होगी। सर ये बात को समझ में नहीं आई, बताते हैं आपको। भाई एक चीज़ थी डेप्रिसिएशन, जब मैंने आपको बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ाई थी तब डेप्रिसिएशन का मतलब क्या समझाया था, जब किसी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में कमी आती है। नीचे उसका देखिए जिक्र भी है यहाँ पर, चार्जिंग, डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा, ठीक है। जब किसी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में कमी आती है तो उसको हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो भाई यहाँ पर कहा गया है कि भाई कंसिस्टेंसी मेथड में कंपनीज शुड चूज द मोस्ट सुटेबल अकाउंटिंग मेथड्स एंड ट्रीटमेंट एंड कंसिस्टेंटली अप्लाई देम इन एवरी पीरियड। देखिए हर कंपनी को कि जो सबसे ज़्यादा सूटेबल मेथड है उनके लिए उसको चूज करना चाहिए, ठीक है, मेथड और ट्रीटमेंट से, और कंसिस्टेंटली हर साल उसी को अप्लाई करना चाहिए, ठीक। तो बोला सर मेथड अलग अलग भी होते हैं अकाउंट से, बिल्कुल, जैसे मैंने अभी डेप्रिसिएशन का जिक्र किया, ठीक है। भाई डेप्रिसिएशन में कई प्रकार के मेथड होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता है, लीफो मेथड होता है, एक फीफो मेथड होता है जिसका डायग्राम आपने अभी पीछे देखा था, ये रहा आपका फीफो मेथड होता है, एक लीफो मेथड भी होता है, ठीक है। तो अब आप इसमें से कौन सा अप्लाई करते हैं, ठीक है, वो आप पर डिपेंड करता है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को सूट करे, ठीक। लेकिन ऐसा ना हो कि आप हर साल अलग अलग मेथड अप्लाई करते रहें, ठीक, क्योंकि इससे क्या होगा कि हर साल आपको क्या करना पड़ता है, अपने अकाउंट्स को ऑडिट कराना पड़ता है। ऑडिट मतलब क्या होता है, अकाउंट्स को चेक कराना पड़ता है, ठीक। ये कंपलसरी होता है हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक, कि वो अपने अकाउंट्स को क्या कराए, ऑडिट कराए। अच्छा जी, ऑडिट मतलब क्या होता है, अकाउंट्स को चेक कराना। इनको चेक कौन करता है भाई, एक ऑडिटर। ऑडिटर कौन होता है, एक सीए होता है। अब अगर आप हर साल के अकाउंट्स आपके अलग अलग मेथड से बने हुए होंगे तो एक पहली बात, ऑडिटर को तो छोड़िए, आप ही के लिए कंपेयर करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, कि पिछले साल अलग मेथड से था, इस साल अलग मेथड से था। एक साल आप ग्रेडिंग सिस्टम से पास हों और एक साल आप न्यूमेरिकल सिस्टम से, ठीक, तो तब अलग दिक्कत आती है। जैसे 10th में आपको ग्रेड्स वगैरह मिल जाते हैं, ठीक है, और आप 11th में आते हैं तो आपको सीधे मार्क्स मिलते हैं, ठीक। तो अगर आप 10th और 11th का कंपैरिजन करने लगे तो समझ ही नहीं आता, क्योंकि वहाँ आपको ग्रेड्स मिले होते हैं, ठीक है, कि भाई A+, B+ इस तरीके के ग्रेड मिले होते हैं, और आप 11th में देखते हैं तो आपको मार्क्स मिले होते हैं। आउट ऑफ 80 आपके 70 आए हैं तो कितने, ठीक, क्योंकि A+ में आपने देखा कि बोला A+ में तो आपके 80 से लेके और सारे के सारे 90 वाले आ गए। और यहाँ पर क्या है कि भाई आप 11th में आते हैं तो 11th में तो आपके 88 वाला भी आ रहा है अलग और 90 वाला अलग, ठीक। तो वहाँ जिसके A+ हैं, चाहे अब उसके 88 आए हों या 90 आए हों या 81 आए हों, सब बराबर है 10th क्लास में। लेकिन 11th में जिसके 90 आए हैं और जिसके 81 आए हैं, दोनों में 9 नंबर का फ़र्क दिखेगा, ठीक। तो हर साल अगर आप अलग अलग मेथड से पढ़ेंगे तो आपका कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाएगा। वैसे अकाउंट्स में भी क्या है, ठीक है, आप हर साल अलग अलग मेथड से अगर अकाउंट्स बनाएंगे तो आप ही के लिए एक तो अपनी परफॉर्मेंस जानना मुश्किल हो जाएगा कि मैंने पिछले साल कैसा परफॉर्म किया था, इस साल कैसा परफॉर्म किया था। तो मेथड में इसलिए कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ऑडिटर्स के लिए भी मुश्किल होती है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, चेंजेस आर परमिटेड ओनली ऑन व्हेन द न्यू मेथड इज कंसिडर्ड बेटर एंड कैन रिफ्लेक्ट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। देखिए चेंज करने की परमिशन तभी मिली है, दी जाती है, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि आपकी मर्जी कर रही है तो आप चेंज कर लेंगे, ठीक। जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक, आगे पढ़ेंगे हम उसके बारे में, तो वो परमिशन हमें तभी देते हैं कि भाई आप तभी कोई मेथड चेंज कर सकते हैं कि अगर कोई मेथड है उससे वो ज़्यादा बेटर है पिछले मेथड से और ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्रू और फेयर व्यू देता है किसकी, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन की, तब आप नया मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर पुराने मेथड से ज़्यादा बेटर है तो, सीधा सिंपल कहा जाए तो, ठीक है।
द चेंज एंड इट्स इफेक्ट ऑन प्रॉफिट शुड बी डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखिए, और जो चेंज आप करेंगे मेथड में, इसका इफेक्ट आपको बोलते हैं प्रॉफिट पर क्या पड़ा है, ठीक है, और बोलते हैं कि इसको आपको बताना पड़ेगा किसमें, कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है वो भी, ठीक। अब आप देखिए, हर साल अगर आप बोलते हैं मेथड चेंज करेंगे तो हर साल आपको ये एक्स्ट्रा काम हो जाएगा कि भाई मेथड का क्या असर पड़ा है प्रॉफिट पर, ठीक है। हो सकता है प्रॉफिट बढ़े भी, हो सकता है प्रॉफिट घटे भी, ठीक, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि कंसिस्टेंटली एक ही मेथड अपनाइए, ठीक। इससे लोगों का मतलब, जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, चाहे वो इंटरनल यूज़र हैं या एक्सटर्नल यूज़र हैं, उनका ट्रस्ट बढ़ता है कंपनी पे, ठीक है जी। तो अभी तक हम दो चीज़ें जान चुके हैं, क्या क्या, गोइंग कंसर्न और कंसिस्टेंसी। और देखते हैं अब हम एक्रूवल, ये क्या होता है बेटा। एक्रूवल कंसेप्ट क्या है, इसमें जैसे हमें दे रखा है, रेवेन्यूज आर रिकॉग्नाइज्ड, रिकॉग्नाइज्ड मतलब होता है रिकॉर्ड करना, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिएगा। रेवेन्यूज आर रिकॉग्नाइज्ड मतलब रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं, व्हेन दे आर अर्नड मतलब जब वो अर्न कर लिए जाते हैं, बट नॉट व्हेन कैश इज रिसीव्ड। अब इसका मीनिंग क्या है जरा ध्यान देते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा जरा मेरे साथ, देखिए इनकम से रिलेटेड पॉइंट था रेवेन्यू। इनकम क्या होती है जरा ध्यान दी, इट इज ए वैल्यू फॉर विच सर्विसेज आर रेंडर्ड, आइदर पेमेंट इज रिसीव्ड और नॉट, इज यहां लिखना भूल गए हम, ठीक है, आइदर पेमेंट इज रिसीव्ड और नॉट, ठीक। तो बोलते हैं इनकम क्या होती है, जिसके लिए हम सर्विस रेंडर कर चुके हैं, सर्विस दे चुके हैं, अब चाहे पेमेंट रिसीव हुई है या नहीं हुई है, वो हमारी इनकम कहलाएगी, ठीक है। और आप उसको रिकॉर्ड करोगे। भाई आपने एक कंपनी में काम किया 1 महीने तक, आपकी सैलरी बनती है 10,000 रुपए। अब आपको वहां से सैलरी मिली है या नहीं मिली है, वो आपकी मिल जाए तब भी इनकम काउंट होगी, नहीं मिली है 10 दिन बाद मिलेगी या 1 महीने बाद मिलेगी, तब भी वो आपकी इनकम काउंट होगी। क्यों, सर्विस तो आप रेंडर कर चुके हो ना, ठीक है। तो सॉरी, जरा ध्यान दीजिएगा यहां पर। तो यही बात यहां पर एक्रूवल कंसेप्ट कहता है कि जिस दिन आपने सर्विस रेंडर कर दी उस दिन बोलते हैं कि वो चीज रिकॉर्ड कर ली जाएगी, ठीक है, आपकी क्या है, रेवेन्यू के तौर पे, बिजनेस की रेवेन्यू के तौर पे, ठीक है। जिस दिन आपने सर्विस रेंडर कर दी उसी दिन से बोलते हैं क्या है कि वो चीज आपकी रेवेन्यू के तौर पे रिकॉर्ड कर ली जाएगी। क्लियर है ये, हाँ जी। तो जरा एक्सपेंस की बात करते हैं। एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज मतलब एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिए जाएंगे एज दे आर इनकर्ड, जब वो होते हैं, बट नॉट व्हेन कैश इज पेड, बोलते हैं तब नहीं जब कैश पे किया जाएगा, ठीक। एक्सपेंस के रिगार्डिंग भी हम देख लेते हैं। एक्सपेंस क्या है, इट इज ए वैल्यू फॉर विच सर्विसेज आर ऑलरेडी टेकन, आइदर पेमेंट इज डन और नॉट। भाई एक्सपेंस क्या है, जिसके लिए हम सर्विस ले चुके हैं, चाहे हमने पेमेंट की हो या ना की हो। इसी बात को थोड़ा सा बोलते हैं कॉम्प्लिकेट करके यहां पे लिखा गया है। बोलते हैं कि देखिए एक्सपेंस कब रिकॉर्ड कर लिए जाएंगे, जैसे वो इनकर हो गया है, चाहे आपने उसके लिए कैश पे किया है या नहीं किया है। भाई इसके सीधा सिंपल एग्जांपल लेते हैं। आपने बोलते हैं कि घर तक बोलते हैं ऑटो में आए, ठीक है, और बोला ऑटो वाले भाई आपका जान पहचान का था, आपने बोला कि चल भाई मैं तेरे को बाद में दे दूंगा, तेरा 50 रुपये किराया बनता है, आपके पड़ोस में रहता हो तो चल ठीक है कल दे देना, ठीक। तो अब आपने उसको आज और अभी रिकॉर्ड करना है। आप चाहे उसको कल दें लेकिन एक्सपेंस वो आज ही का काउंट होने वाला है, ठीक। पेमेंट भले आप उसको कल करेंगे लेकिन एक्सपेंस वो आज ही रिकॉर्ड होगा, मतलब आज ही रिकॉग्नाइज हो जाएगा, आज ही डेट पर, आज की ही डेट पर वो एक्सपेंस रिकॉग्नाइज हो जाएगा, ठीक। मतलब आज ही आपके अकाउंट्स के बुक में रिकॉर्ड हो जाएगा। पेमेंट चाहे आप उसकी जब मर्जी करें, और चाहे अगर आपने आज ही पेमेंट कर दी होती तब भी वो आज रिकॉग्नाइज हो जाता। सेम रेवेन्यू का केस भी है, ठीक है। भाई आपने बोलते हैं क्या है, सर्विस रेंडर कर दी किसी को, ठीक है, सर्विस रेंडर कर दी, मान लो कि भाई जैसे किसी को सर्विस रेंडर की और उस बंदे ने आपको सैलरी दे दी है, किसी कंपनी में आपने काम किया है महीने भर तक, उसने सैलरी दे दी है, तो भाई उसी महीने की वो सैलरी काउंट की जाएगी। अगर नहीं भी दी है तब भी वो सैलरी उस महीने की ही काउंट की जाएगी। क्यों, सर्विस तो आप रेंडर कर चुके हैं ना, ठीक है।
बेसिक बात क्या है कि आप सर्विस रेंडर कर चुके हैं, तो इसलिए उसी महीने वो रिकॉग्नाइज कर ली जाएगी, मतलब रिकॉर्ड कर ली जाएगी। अगर आपने जनवरी के महीने पूरे महीने आपने किसी कंपनी में काम किया और कंपनी वाले ने आपको सैलरी नहीं दी, बोला मैं 10 दिन बाद यानी 10 फरवरी को आपको सैलरी दूंगा, लेकिन तो बोलते हैं जो सैलरी है वो जनवरी की ही काउंट होगी। ठीक, अब नीचे ध्यान दीजिए, द नेट इनकम फॉर द पीरियड इज डिटरमाइंड बाय सब्ट्रैक्टिंग एक्सपेंस इनकर्ड फ्रॉम रेवेन्यूज अर्न्ड। ठीक, बोला जो नेट इनकम है बोलते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कैसे बोलते हैं कि कैलकुलेट की जाएगी, सिंपल सी बात है, बोलते हैं जो रेवेन्यू अर्न की गई है उसमें से एक्सपेंसेस को माइनस कर लीजिए। ठीक, तो ये था आज का टॉपिक। जल्दी मिलेंगे हम आप लोगों को एक नए टॉपिक के साथ, मतलब प्रिंसिपल्स के साथ।